हेलो मित्रों, मैं अपने इस एग्जाम 21 चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम जो भारत का भूगोल था उसे कंटिन्यूस करते हुए आज हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय भारत का पठार। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत का पठार पढ़ेंगे। और हमने पहले ही जो भी हिमालय पे जितनी भी वीडियो थी वो अपलोड हो चुका है। तो ये अगला उसका पार्ट है कि प्रायद्वीपीय भारत का पठार। देखिए, अगर कोई भी भूभाग है भैया, मतलब ज़मीन का कोई भी भूभाग है, मान लीजिए ऐसे है, ठीक है, और ये भूभाग जो हो वो तीन तरफ से जब समुद्र से घिरा रहे, ठीक है, हमने क्या बोला, कोई भी भूभाग हो वो समुद्र से तीन तरफ से घिरा रहे, तो उसे क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे प्रायद्वीपीय। ठीक है, प्रायद्वीपीय बोलेंगे। जो भी भूभाग रहेगा उसे हम बोलेंगे प्रायद्वीपीय। देखिए, भारत है, भारत का ये मानचित्र, ठीक है, और भारत के इधर इस साइड में क्या होता है, इस साइड में सबको पता है भैया अरब सागर होता है, इस साइड में बंगाल की खाड़ी होता है और नीचे हिंद महासागर होता है। तो जो भारत का इतना पोर्शन है, ठीक है, वो अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर से घिरा है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे, प्रायद्वीपीय भारत बोलेंगे। इतने भाग को हम प्रायद्वीपीय भारत को बोलेंगे। अच्छा, प्रायद्वीपीय भारत का पठार क्यों बोलेंगे? देखिए, जो प्रायद्वीपीय है, ये वाला जो प्रायद्वीपीय हिस्सा है भारत का, वो पठारी है, वो हिस्सा पठारी है, इसीलिए हम बोलते हैं इसे प्रायद्वीपीय भारत का पठार। ठीक है, तो हमने पहली जो है हमने एक ही बात सीखी है कि भैया प्रायद्वीपीय क्या होता है, तो कोई भी भूभाग है वो अगर वो तीन तरफ से समुद्र से घिरा होता है तो उसे हम प्रायद्वीपीय बोलेंगे। अच्छा, दूसरा हमने समझा कि भारत जो है अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर से घिरा है, इसलिए हम इसे प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं। और इसे प्रायद्वीपीय भारत का पठार क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो है पठारी भाग है, इसलिए हम इसे प्रायद्वीपीय भारत का पठार बोलते हैं। अच्छा, फिर हम आते हैं, देखिए जो हमने शुरुआत में जो है एक बात बताई थी कि जो ये वाला हिस्सा है भारत का, ये वाला हिस्सा है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। कौन से लैंड का? गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। जब हम याद करिए हिमालय पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने बताया था कि गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। और गोंडवाना लैंड का हिस्सा होते समय ये जो है मतलब अफ्रीका से जुड़ा हुआ था। ये वाला भाग, ये पश्चिमी तट जो देख रहे हैं आप, ये अफ्रीका से जुड़ा हुआ था। ठीक है, तो फिर उस अफ्रीका से टूटा, ठीक है, और अफ्रीका से टूटते समय ये जो है उत्तर पूरब की तरफ प्रवाहित हुआ। किसकी तरफ प्रवाहित हुआ? उत्तर पूरब की डायरेक्शन में प्रवाहित हो गया भैया। अच्छा, उत्तर पूरब की ओर प्रवाहित होते समय जो है टेथी सागर था बीच में, हमने बताया था ना, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, बीच में टेथी सागर था। तो उत्तर पूरब इसके प्रवाहित होने के कारण जो है टेथी सागर में जमा हुए मलबे में बलन उत्पन्न हुआ, उससे हिमालय की जो है 3 श्रेणियों का निर्माण हो गया, जो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। और इसीलिए जो है, और अब ये अभी भी जो प्रायद्वीपीय भारत का ये वाला हिस्सा है वो अभी भी उत्तर पूरब की ओर गतिमान है, अभी भी उत्तर पूरब की ओर गतिमान है। इसीलिए अभी भी हिमालय का उत्थान जारी है, ये याद रखिएगा, अभी भी हिमालय का उत्थान जारी है। और इसीलिए जो है हेरियस का प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो हम पढ़े थे, जो हमने इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट को टकराया था तब हिमालय का निर्माण होता है, उससे याद करिए कि जब ये भी ये उत्तर पूरब की ओर प्रवाहित होगा तो ये जो है यूरेशियन प्लेट से टकराएगा और उसके चलते जो हिमालय पे ज्वालामुखी आएंगे। तो ये सही बात है, और हिमालय पे ज्वालामुखी अभी भी आ रहे हैं, तो हिमालय पे ज्वालामुखी अभी भी आ रहे हैं। और जो ये प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है वो जो है इस पे ज्वालामुखी नहीं आ रहे, ये विवर्तनिक रूप से जो है स्थिर है। ठीक है, मतलब स्टेबल है ये, यहाँ पे ज्वालामुखी नहीं आए लेकिन हिमालय का निर्माण जारी है, वहाँ पे ज्वालामुखी आ सकते हैं। अच्छा भैया, देखिए प्रायद्वीपीय भारत का जो भी आज ये समझ लीजिए कि आज हम केवल मतलब थोड़ी सी इसकी जानकारी लेंगे, इसके विषय में पढ़ेंगे, और अगले जो नेक्स्ट भाग होगा उसमें हम डिटेल माध्यम से एक एक पहाड़ी, एक एक पठार के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो आज आपको क्या करना है, आपको केवल जैसे किसी पर्सन से मिलते हो यार, पहले उसका नाम जानना है कि नाम जानोगे तभी तो उसके बारे में आगे और जानने की कोशिश करोगे। तो पहले जो है यहाँ पर हम देख लेते हैं कि क्या क्या हमने बनाया है भैया, वो सब सीख लेते हैं, अगले नेक्स्ट पार्ट में पूरी डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, देखो जो प्रायद्वीपीय, देखिए जो प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत, ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत भैया ये वाला नॉर्थ है, ठीक है, ये वाला पश्चिम है। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय भारत में उत्तर पश्चिम में ये आपको मतलब रेड कलर में कुछ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये कौन सी पहाड़ी है? ये पहाड़ी का नाम है अरावली पहाड़ी, लिख लीजिएगा आप तुरंत। ठीक है, अरावली पहाड़ी कौन सी पहाड़ी है? चलिए हम ले जाकर ऊपर लिख दे रहे हैं, अरावली पहाड़ी। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत उत्तर पश्चिम सिरे पे अरावली पहाड़ी है। ठीक है, और फिर अरावली पहाड़ी है, और वहीं
उत्तर पूर्व में, ठीक है, लिखिएगा उत्तर पूर्व में। उत्तर पूर्व में कौन सी पहाड़ी है? राजमहल की पहाड़ी है। ये भी लिख दे रहे हैं हम, ठीक है, ये यहाँ से ले जाके यहाँ लिख दे रहे राजमहल पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? राजमहल। तो हमने पढ़ा कि उत्तर पश्चिम सिरे पे जो है अरावली पहाड़ी है, उत्तर पूर्व सिरे पे राजमहल की पहाड़ी होगी, ठीक है। अच्छा तो ये लिखिएगा कि देखिए पूर्व मतलब उत्तर पश्चिम में अरावली पहाड़ी से और वहीं उत्तर पूर्व में राजमहल पहाड़ी से लेकर कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी तो जो है वह प्रायद्वीपीय भारत का पठार है, ठीक है। तो प्रायद्वीपीय भारत का पठार कहाँ से कहाँ तक है? प्रायद्वीपीय भारत का पठार अरावली पहाड़ी के पूर्व में, अरावली पहाड़ी के पूर्व में और राजमहल पहाड़ी के पश्चिम में, राजमहल पहाड़ी के पश्चिम में और दक्षिण में कन्याकुमारी तक विस्तृत है, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत का जो पठार है वो अरावली पहाड़ी के पूर्व में और राजमहल पहाड़ी के पश्चिम में से दक्षिण में कन्याकुमारी तक विस्तृत है, ठीक है। देखिए हमने क्या समझा, ये अरावली पहाड़ी है, ये राजमहल पहाड़ी, ठीक है। अच्छा भैया यार गला थोड़ा सा ख़राब है ना, बस इतना ध्यान रखिएगा। देखिए जो ये आपको ब्लू कलर में दिखाई दे रहा होगा, इसका नाम है मालवा का पठार, ठीक है, मालवा का पठार। अच्छा देखिए कुछ नॉर्मल सी बात समझ लेते। देखिए जो प्रायद्वीपीय भारत का पठार है भैया, वो जो है थोड़ा सा ऊंचा उठा हुआ भाग है, ठीक है। तो ऊंचा उठा हुआ भाग है, जैसे यहाँ पे हमने पहले बनाया। देखिए प्रायद्वीपीय भारत का जो पठार है वो ज़मीन से कुछ ऊंचा हुआ भाग है। तो जो इतना हमने बताया है कि यहाँ से इसके पूर्व में, इसके पश्चिम में, यहाँ से लेके यहाँ तक तो कन्याकुमारी तक विस्तृत है, उठा हुआ भाग है, ठीक है, उठा हुआ भाग है। और फिर इसके बाद में जो इस ऊंचे उठे भाग में कहीं कहीं पे थोड़ा और उठा हुआ भाग है, तो उसे जो है ब्लू कलर में आपको दिखाया गया है। आपको ब्लू कलर में दिखाई दिया हुआ है, ठीक है। कि जो देखिए जो हमने बताया कि कुछ उठा हुआ भाग है और इस उठे हुए भाग में थोड़ा सा कहीं और उठा हुआ भाग है, तो आपको जो है ये नीले कलर में दिखाई दे रहा है। इसे बोलते हैं, आप लिख लीजिएगा, तुरंत लिखिएगा, मालवा का पठार, ठीक है। कौन सा पठार? मालवा, मालवा का पठार, मालवा का पठार भैया। अच्छा ये जो नीले कलर का आप दिखाई दे रहा है, इसको तुरंत लिखिएगा, छोटा नागपुर पठार। कौन सा? छोटा नागपुर पठार। अच्छा ये वाला कौन सा पठार है? ये वाला दंडकारय पठार है, यहाँ पे लिखा है दंडकारय पठार, तो आप लिख रहे हैं कि दंडकारय पठार। तो हमने बताया जो मतलब ज़मीन जैसे पठारी भाग है, कुछ ये पूरा उठा हुआ भाग है, लेकिन इस ऊंचे उठे भाग में थोड़ा सा और उठा कहीं भाग है, तो उसे हमने इसके माध्यम से दिखाया है। तो इसे बोलता है मालवा का पठार, इसे बोलते हैं आपका छोटा नागपुर पठार और इसे बोलते हैं दंडकारय पठार। ओके। अच्छा ये लाल कलर के क्या दिखाई दे गए हैं, जो भी ये लाल कलर के आपको दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए ये पहाड़ी हैं, ठीक है, पहाड़ी है। इस ऊंचे उठे भाग में पहाड़ी हैं जो कि इनसे काफ़ी ऊंचे होते हैं, ठीक है। तो ये पहाड़ी है जो भी है, तो ये पहले ही ज्ञात हो चुका आप लोगों को, ये अरावली पहाड़ी है, ये सबको पहले ही आपको हमने बताया कि राजमहल की पहाड़ी है। ओके। अच्छा देखिए अब हम ये पढ़ चुके कि अरावली पहाड़ी के दक्षिण में कौन सा है? छोटा नागपुर पठार है। और उसके बाद में इसको क्या बोलते हैं भैया? ये जो तीन पहाड़ियाँ आपको दिखाई दे रही, ये तीन पहाड़ियों को मिला के बोलते हैं विंध्याचल पर्वत, मतलब विंध्य पर्वत, ठीक है। कौन सी पर्वत? विंध्य पर्वत। अब भी केवल हम इतना कह रहे हैं कि आप केवल ये नाम जान लीजिए कि कौन सा पर्वत कहाँ पे है, ठीक है, और कौन सा पठार कहाँ पे है, नाम जान लीजिए। डिटेल जो अगला वीडियो होगा उसमें बताया जाएगा, ठीक है। इसका क्या है? विंध्य पर्वत, ठीक है। अच्छा विंध्य पर्वत है। फिर ये जो आपको काले रंग की दिखाई दे रही, ये जो है नर्मदा नदी बह रही है। कौन सी नदी? नर्मदा नदी बह रही है। अच्छा विंध्य पर्वत के दक्षिण में क्या है? विंध्य पर्वत के दक्षिण में नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी आप लिख लीजिएगा। फिर नर्मदा नदी के दक्षिण में जो है आपकी सप्तकुड़ा पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी? सप्तकुड़ा। तो ये विंध्य पर्वत हो गया, ठीक है, और ये सप्तकुड़ा पहाड़ी। तो सप्तकुड़ा पहाड़ी हम कहीं लिख दे रहे हैं, ठीक है।
ये कौन सा पर्वत है? तीनों मिला के सप्तकुड़ा पहाड़ी, ठीक है। सप्तकुड़ा पहाड़ी हम यहाँ लिख दे रहे हैं, दिखाई देगा आपको, सप्तकुड़ा पहाड़ी। ओके, अच्छा भैया, नर्मदा नदी के दक्षिण में सप्तकुड़ा पहाड़ी में पा गया। और फिर ये काले रंग की जो दिखाई दे रही है, ये कौन सी नदी है भैया? ये ताप्ती नदी है। कौन सी नदी? ताप्ती नदी, ठीक है। तो ये लिख लीजिएगा कि ताप्ती नदी है। अच्छा, अब लिखिए, देखिए ताप्ती नदी यहाँ पे ख़त्म हो रहा ना, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे ख़त्म ना, तो यहाँ से हम लिखेंगे कि ताप्ती नदी के मुहाने, मतलब जहाँ पे वो जल अपना गिराती है अरब सागर में, ताप्ती नदी के मुहाने से पश्चिमी घाट पर्वत का शुरू होता है, ठीक है। ये पश्चिम वाला इलाका ना, तो पश्चिमी घाट पर्वत का शुरू होता है। तो देखिए ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर पश्चिमी घाट पर्वत शुरू होता है। और ये जो है केरल के कार्डामम, ठीक है, या इलायची बोलते हैं इसी को। कौन सी पहाड़ी? इलायची। केरल के कार्डामम या इलायची पहाड़ी बोलते हैं, ठीक है, तक जाता है। तो पश्चिमी घाट पर्वत कहाँ से शुरू होता है? पश्चिमी घाट पर्वत ताप्ती नदी के मुहाने से शुरू होता है और कार्डामम या इलायची पहाड़ी तक जाता है। अच्छा, पूर्वी तट के साथ साथ पूर्वी घाट पर्वत का विस्तार है। लेकिन देखिए पूर्वी घाट पर्वत आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये पश्चिमी घाट पर्वत की तरह जो है कॉन्टिन्यूस नहीं है, दिखाई दे रहा है ना, ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, ये बीच बीच में से मतलब ब्रेक हो गया है इसका। तो ब्रेक क्यों हो गया है भैया? अब वो भी बता दें। देखिए पश्चिमी घाट पर्वत से कई सारी नदियाँ निकलती हैं, ठीक है। पश्चिमी घाट पर्वत से कई सारी नदियाँ निकलती हैं और वो पूर्व की ओर बहती हैं। और जब पूर्व की ओर बहते हुए यहाँ पे आती हैं तो ये जो अपना जल गिराने के लिए जो है ये पूर्वी घाट पर्वत को काट देती हैं, ठीक है। तो इसीलिए पूर्वी घाट पर्वत में जो है ब्रेक हो जाते हैं, ये याद रखिएगा। तो पूर्वी घाट पर्वत पे ब्रेक हो गया है, ये कॉन्टिन्यूस नहीं है। अच्छा, ये पूर्वी घाट पर्वत और पश्चिमी घाट पर्वत इधर जाके जो है ये केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, ठीक है, केरल तमिलनाडु, ये वाला इलाका जो गोला देख रहे हैं ना, ये गोला इलाका जो है केरल तमिलनाडु कर्नाटक वाले इलाके में आता है। अच्छा, पूर्वी घाट पर्वत और पश्चिमी घाट यहीं पे टकरा जाते हैं, ठीक है। और टकराने से क्या होता है भैया? नीलगिरी पर्वत का निर्माण होता है। कौन से पर्वत का निर्माण होता है? इसका नाम क्या है? इसका नाम तुरंत लिखिएगा, नीलगिरी पर्वत, ठीक है। देखिए तुरंत लिखिएगा नीलगिरी पर्वत, नीलगिरी पर्वत का निर्माण होता है। अच्छा, कई एग्जाम में पूछा जाता है नीलगिरी पर्वत का विस्तार कितने राज्यों में? तो 3 राज्यों में है। एक है आपका तमिलनाडु, एक है कर्नाटक, तीसरा है केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु में नीलगिरी पर्वत है। अच्छा, जनमत सी बात है यार, एक क्वेश्चन हो रहा है कि टोडा जनजाति, मतलब जनजाति अगर जानते होंगे आप, तो टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? लिख लीजिएगा, नीलगिरी पर्वत पर पाई जाती है, ठीक है, बस। अच्छा तो हमने पश्चिमी घाट पर्वत पढ़ा है, हमने पूर्वी घाट पर्वत तो देख रहा है। अच्छा देखिए, अरावली पहाड़ी, मालवा का पठार हमने बताया, ये कौन सा पर्वत था? याद करिए, बिंद पर्वत था। ये नर्मदा नदी घाटी थी, नर्मदा नदी, ठीक है। यहाँ पे सप्तकुड़ा पहाड़ी मैंने बताया। अच्छा, फिर यहाँ पे हमने जो है ये कौन सा बताया? ये हमने बताया तापी नदी, आपकी ताप्ती, ठीक है। और फिर उसके बाद में जो है हमारे पश्चिमी घाट पर्वत को देखा। पश्चिमी घाट पर्वत में हमने इतना देखा कि पश्चिमी घाट पर्वत के साथ साथ पश्चिमी घाट पर्वत का विस्तार है। फिर हमने नीलगिरी पर्वत को पढ़ा। फिर ये कौन सी पहाड़ी है? देखिए, नीलगिरी के दक्षिण में अनामलाई पहाड़ी पाई जाती है, अनामलाई। और अनामलाई के दक्षिण में कार्डामम या इलायची पहाड़ी पाई जाती है। तो ये पूछा जाए कि पश्चिमी घाट पर्वत का आखिरी पर्वत कौन सा है, तो वो आप बताएंगे कार्डामम या इलायची पहाड़ी है, ठीक है, इलायची पहाड़ी है। और अनामलाई पहाड़ी है जो है इसके दक्षिण में नीलगिरी हो गया। पूर्वी घाट पर्वत को हमने पढ़ा कि मतलब ये जो जगह जगह पे कट छट गया क्योंकि नदियों ने इसको काट दिया है भैया। अच्छा देखिए, इतना तो हो गया। अब ये जो है छोटा नागपुर पठार लिखिएगा तुरंत कि झारखंड और पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, छोटा नागपुर पठार, ठीक है, छोटा नागपुर पठार। अच्छा, छोटा नागपुर पठार जो है झारखंड और पश्चिम में पाया जाता है। पठार हमने बताया ना कि मतलब ज़मीन से उठा हुआ भाग पहले ही पठार है, लेकिन पठार में जो ज़मीन से थोड़ा सा और ऊंचा उठा भाग है वो पठार है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है छोटा नागपुर पठार झारखंड और पश्चिम बंगाल में पाया गया। अच्छा, दंडकारे पठार भी हमने बता दिया कि दंडकारे पठार जो है वो आपके छत्तीसगढ़ में और फिर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, ठीक है, इतना दंडकारे पठार। अच्छा, इतना हो गया भैया। अब यहाँ पे जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है ये हमने पहले बताया कि राजमहल की पहाड़ियाँ हैं, राजमहल की पहाड़ियाँ। अच्छा,
सुनिए, ये जो राजमहल की पहाड़ियाँ थी ना, ये शुरुआत में भैया ये मतलब यहाँ से यहाँ तक कॉन्टिन्यूअस थी, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस थी। लेकिन हुआ क्या कि ये बीच वाला भाग जो ये इतना दिख रहा है ना, ये वाला बीच वाला भाग जो है वो धंस गया, मतलब बीच वाला भाग जो धंस गया, ये पहले यहाँ से लेके यहाँ तक कॉन्टिन्यूअस था, लगातार था, लेकिन बीच में यहाँ से क्या हुआ, इतना भाग धंस गया या अवतलित हो गया, तो ये गैप हो गया, इतने से इतना गैप हो गया, ठीक है। और इस गैप को किया क्या, इस गैप को जो गंगा नदी आई बह के, इधर से ब्रह्मपुत्र नदी आई बह के, इन्होंने जो जमीन मतलब बालू मिट्टी कंकड़ पत्थर लाके इस भाग को भर दिया, जमीन के धंसे हुए भाग को भर दिया, ठीक है। और उसी से बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश, ठीक है, ये बांग्लादेश तो ये बीच में जो धंसा हुआ भाग है तो भर गया ज़मीन से। तो इस धंसे हुए भाग को या इस गैप को क्या बोला जाता है, ये पूछा जाता है कि जो राजमहल की पहाड़ी के बीच में गैप क्या है, उसे क्या बोलते हैं। तो उसे लिखिएगा कि उसे जो गैप बोलते हैं वो भैया बोलते हैं राजमहल गारो गैप। कौन सा गैप, राजमहल गारो गैप, या इसी को बोलते हैं, एक और नाम है उसका, नाम है मालदा गैप। कौन सा, राजमहल गारो गैप या मालदा गैप बोलते हैं, ठीक है। इस गैप को, अच्छा, जब गैप समाप्त हो इधर आए हम, तो देखिए इधर मेघालय पड़ जाता है, ठीक है। मेघालय कौन सा राज्य है आपका, मेघालय। तो मेघालय में जो राजमहल की 3 पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, उनका नाम लिखिएगा गारो खासी जयंतिया। गारो खासी जयंतिया लिख लीजिएगा आप, गारो खासी जयंतिया। नहीं बाई चांस हमें ही लिखना पड़े तो हम ही लिख दे रहे, ठीक है। ये तो हो गया है आपका, यही लिख रहे। देखिए मेघालय में कौन सा है, यहाँ तो राजमहल का पहाड़ी था। मेघालय में गारो खासी जयंतिया, गारो खासी और जयंतिया, ठीक है, गारो खासी जयंतिया हो गया। अच्छा, इसी राजमहल का भाग ये भी है, तो 2 आपको दिखाई दे रहे हैं, ये असम में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है, असम में पाया जाता है। और उनका जो नाम है वो लिखिएगा मिकिर रेंगमा, ठीक है। सप्तकुड़ा पहाड़ी हमने बता ही दिया, ठीक है। इसको भी मिटा देते हैं थोड़ा सा। अच्छा भैया, यहाँ तो गारो खासी जयंतिया हो गया मेघालय में, और असम में क्या बताएं, मिकिर रेंगमा, ठीक है। तो असम में लिखिएगा कि मिकिर रेंगमा। ये कौन सी पहाड़ी है, ये जो राजमहल का बड़ा हुआ भाग ही है जो बीच में धंस गया था, उसको मालदा गैप या राजमहल गारो गैप बोला गया। और फिर उसके बाद मेघालय में राजमहल की पहाड़ी का जो विस्तार है वो गारो खासी जयंतिया है, और असम में जो राजमहल का विस्तार है वो आपका मिकिर रेंगमा है। तो आप लिख लीजिएगा, ये मेघालय में है तीनों, ये कहाँ पे है भैया, ये आपके जो है असम में है। अच्छा, तो जहाँ तक हमको जितनी भी इसमें जाननी चाहिए थी बातें जो है, नॉर्मल सी बातें, मतलब जनरल सी बातें, तो हमने देख ली हैं। अब हम इसका जो है मतलब डिटेल में अध्ययन शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए पहले लिखिएगा, आप लिखिएगा कि जो है अरावली पहाड़ी, देखिए अरावली पहाड़ी, ठीक है। अब जो भी बोलते हैं वो लिखने का कोशिश करिएगा। देखिए अरावली पहाड़ी जो है गुजरात के पालनपुर से शुरू होती है। कहाँ से शुरू होती है, तुरंत लिखिएगा, गुजरात के पालनपुर से शुरू होती है। ज़्यादा कहाँ से शुरू होती है, देखिए हम बोलते रहते हैं, आप लिखते रहिएगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ हम लिख देंगे। देखिए अरावली पहाड़ी गुजरात के पालनपुर से शुरू होती है और वहीं दिल्ली के मजनू टीला तक जाती है। कहाँ तक जाती है, मजनू टीला तक जाती है। तो मजनू टीला लिख दे रहे हैं हम, ठीक है, मजनू टीला। अच्छा भैया, अरावली पहाड़ी गुजरात के पालनपुर से शुरू होती है और दिल्ली के मजनू टीला तक जाती है भैया। अच्छा, अरावली पहाड़ी को जो है, जो इसका जो सबसे पश्चिमी भाग है उसे क्या कहा जाता है, उसे जो है जरगा पहाड़ी कहा जाता है। क्या बोला जाता है, जरगा पहाड़ी कहा जाता है। और दिल्ली के आसपास क्षेत्रों में इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है दिल्ली रिज। तो यहाँ पे जरगा पहाड़ी लिखा है, लेकिन आप दिल्ली रिज यहाँ लिख लीजिएगा। क्या बोला जाता है, दिल्ली के आसपास दिल्ली रिज बोला जाता है। अच्छा, अरावली पहाड़ी का विस्तार कितना है, अरावली पहाड़ी लंबी कितनी है, 800 किलोमीटर है। कितना लंबा है, 800 किलोमीटर। तो यहाँ लिखिएगा 800 किलोमीटर लंबा है भैया। देखिए
अरावली पहाड़ी बहुत ही प्राचीन पर्वत है, ठीक है, बहुत ही प्राचीन पर्वत थी, लेकिन जो है अब इसका केवल ये मतलब काफ़ी कट छट गया है, मतलब प्राचीन होते होते मतलब अपने अवशेष पर आ गया है, समाप्त होने की स्थिति में है, तो ये लिख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा भैया और हाँ, अरावली अरावली की लंबाई हमने बता दिया 800 किलोमीटर। अच्छा, ये पूछा जाए कि अरावली की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है, तो आप बताओगे राजस्थान। क्या बताओगे? राजस्थान में। कहाँ पे अरावली की सर्वाधिक लंबाई? राजस्थान में भैया। अच्छा, अरावली की सर्वाधिक ऊंची चोटी का नाम बताओ। पूछा जाए अरावली की सर्वाधिक ऊंची चोटी का नाम बताओ, तो लिखिएगा अरावली की सर्वाधिक ऊंची चोटी जो कि माउंट आबू के पास में है, माउंट आबू जो कि राजस्थान में है, माउंट आबू के पास में है, माउंट आबू जो कि राजस्थान में है, उसका नाम है गुरु शिखर। मतलब क्या हमने बताया? गुरु शिखर, ठीक है। तो यहाँ मजनू टीला को हमको मिटाना पड़ेगा। क्या नाम है? गुरु शिखर, ठीक है। गुरु शिखर कहाँ है? राजस्थान में है। अच्छा, एक बात यहीं पर और सुन लीजिए, देखिए माउंट आबू के पास में क्या है आपका? माउंट आबू के पास में अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, और माउंट आबू में ही जो है जैन धर्म का प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर स्थित है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए जैन धर्म का प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ है, तो वो माउंट आबू आप बता सकते हैं। इतनी बातें थी जो हमें जो है अरावली पर्वत के बारे में जाननी चाहिए थी, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानने की जरूरत है। अच्छा, एक बात और जान सकते हैं कि जो हमारी बनास नदी है, ठीक है, एक नदी है उसका नाम है बनास नदी, ठीक है। और बनास नदी भैया देखिए यहाँ पे पहले से लिखा है बनास नदी, ठीक है। और बनास नदी ये मतलब इंडिकेट इस वाले को कर रहा है, ठीक है, ये वाली नदी। तो लिखिएगा कि बनास नदी, ये पूछा जाए कि कौन सी नदी पश्चिम से पूर्व में अरावली को पार करती है, कौन सी नदी पश्चिम से पूर्व में अरावली को पार करती है, तो होती है बनास नदी। तो बनास नदी लिख लीजिएगा यहाँ पे, पश्चिम से पूर्व में अरावली को पार करती है। इतनी बातें अरावली के बारे में याद करिए रखें। अरावली जो कि गुजरात के पालमपुर से शुरू होती है, दिल्ली के मजनू टीला तक जाती है। सबसे पश्चिमी छोर को हम क्या कहते हैं? सबसे पश्चिमी छोर को इसको मतलब इसको हम लोग क्या कहते हैं? जरगा पहाड़ी कहते हैं। और दिल्ली के आसपास दिल्ली ऋषि बोलते हैं। 800 किलोमीटर लंबाई है, सबसे ज़्यादा राजस्थान में लंबाई है इसकी। अच्छा, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट आबू के पास में राजस्थान में स्थित गुरु शिखर है। फिर कौन सी नदी है जो इसे पश्चिम से पूर्व में पार करती है? बनास नदी है। ओके, बस अरावली पहाड़ी खत्म हो गया। अब हम लिखेंगे मालवा का पठार। दूसरा क्या हमें लिखना है? मालवा का पठार, ठीक है। मालवा का पठार देखिए भैया, मालवा का पठार जो है वो जो आपके ज्वालामुखी होते हैं ना, ज्वालामुखी से जो निकलता हुआ लावा से निर्मित हुआ है मालवा का पठार, ठीक है। अब मालवा के पठार से, ठीक है, मालवा के पठार से दो नदियां निकलती हैं, मालवा के पठार से दो नदियां निकलती हैं, चंबल और बेतवा। कौन सी नदी है? चंबल और बेतवा, ठीक है। और देखिए मालवा के पठार से चंबल और बेतवा नदियां निकलती हैं। और देखिए चंबल तथा उसकी सहायक नदियों ने, मालवा के पठार से कई सारी नदियां हैं, लेकिन यहाँ पे दिखा नहीं गया है, दो ही मेन नदियां दिखाई गई हैं। लिखिएगा कि देखिए चंबल तथा उसकी सहायक नदियों ने मालवा को जो है काफ़ी ऊबड़ खाबड़ कर दिया, ठीक है। मतलब कि क्या है, देखिए मान लीजिए ये मालवा का पठार है, ठीक है। और चंबल तथा इसकी सहायक नदियों ने, जैसे चंबल वहाँ, ठीक है, फिर उसकी सहायक नदी कोई बही, उसकी सहायक नदी है, ठीक है। ऐसे ऐसे होते हुए मतलब ये जो है इलाका जो हो ऐसे ऐसे हो गया, ठीक है। मतलब ऊबड़ खाबड़ ऊबड़ खाबड़ ऊबड़ खाबड़ हो गया, बीच में नाली टाइप दिखाता है। मतलब मालवा का पठार मान लीजिए ऐसा है, तो यहाँ पे जो है ज़मीन पाया जाएगा, उसके बाद में एकदम गहरी खाई, ठीक है, फिर उसके बाद में ज़मीन, फिर उसके बाद में गहरी खाई, इतना ऊबड़ खाबड़ कर दिया है। तो और उसको बोला जाता है अवनालिका अपर्दन, ठीक है। क्या बोला जाता है? अवनालिका अपर्दन। तो ये पूछा जाए कि भारत में अवनालिका अपर्दन का जो है उदाहरण कहाँ मिलता है, भारत में अवनालिका अपर्दन का उदाहरण कहाँ मिलता है, तो एक ही ऑप्शन आएगा भैया, मालवा का पठार। किसने किया है? चंबल तथा उसकी सहायक नदियों ने किया है, ठीक है। चंबल से दो नदियां निकलती हैं, चंबल से कई सारी, वैसे जैसे देखिए हमें भी उतना याद नहीं है कि कौन कौन सी हैं, लेकिन मेन जो नदियां हम बता रहे कि मालवा के पठार से चंबल और बेतवा हैं भैया। चंबल नदी जो है वो यमुना से इटावा में जाके मिलती है। कहाँ पे मिलती है? इटावा में जाके मिलती है, ठीक है। देखिए मालवा का पठार हमने याद कर लिया, ठीक है।
अच्छा, एक बात और ही सुन लीजिए, हमने प्रायद्वीपीय भारत पढ़ाते हुए बताया था कि अरावली की पहाड़ी के पूर्व में और राजमहल पहाड़ी के पश्चिम में और कन्याकुमारी तक विस्तृत है। ये याद करिए, एक बात और नोटिस करिएगा, ठीक है, यहाँ पे कि देखिए प्रायद्वीपीय भारत के उत्तरी हिस्से का ढाल उत्तर की तरफ, हमने क्या बोला भैया, देखिए प्रायद्वीपीय भारत के उत्तरी हिस्से का ढाल उत्तर की तरफ है। मतलब ये नदियां अगर यहाँ से निकल के उत्तर की तरफ बह रही हैं तो इसका मतलब यही है कि यहाँ की ज़मीन नीची होगी, यहाँ ऊंचा होगा ना। यही तो मतलब होता है नदी के बहने की दिशा, कि जहाँ पे नीचा होगा वहाँ पे नदी बहती हुई जाएगी। तो देखिए प्रायद्वीपीय भारत के उत्तरी सिरे का ढाल उत्तर की तरफ है, ठीक है, उत्तरी सिरे का ढाल उत्तर की तरफ है। यही कारण है, और इसमें जोड़िएगा, यही कारण है कि चंबल, बेतवा और ये नदी है सोन नदियाँ, यही कारण है कि चंबल, बेतवा, सोन नदियाँ अपना जल गंगा घाटी की तरफ या गंगा में ले जाके गिराती हैं, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत के उत्तरी सिरे का ढाल उत्तर की तरफ है। यही कारण है कि चंबल, बेतवा, सोन नदियाँ अपनी जल वो गंगा घाटी की तरफ यानी उत्तर की तरफ प्रवाहित होती हैं। और वहीं चंबल नदी जो है इटावा के पास यमुना नदी में मिलती है, और सोन नदी जो है बिहार में पटना के पास गंगा नदी से मिलती है। सोन नदी बिहार के पास पटना में गंगा नदी से मिलती है, सोन नदी, ठीक है। अच्छा, यमुना नदी गंगा से कहाँ मिलती है, वो तो याद होगा ना, इलाहाबाद या प्रयागराज में, ठीक है, बस। तो ये भी हमने पढ़ लिया, ठीक है। अच्छा, मालवा का पठार हो गया। अब आइए विंध्य पर्वत पढ़ते हैं। ये जो दिखाई दे रहा है आपको विंध्य पर्वत, ठीक है, सुनिएगा। देखिए विंध्य पर्वत के पास वैसे कुछ जानने वाली खास बात है नहीं, लेकिन देखिए विंध्य पर्वत को अगर हमें जानना हो तो हम ये लिख सकते हैं कि मालवा के पठार के दक्षिण में, ठीक है, मालवा के पठार के दक्षिण में, और इधर जो है नर्मदा है, तो ये लिख सकते हैं कि नर्मदा के उत्तर में, ठीक है। तो मालवा पठार के दक्षिण में और नर्मदा नदी के उत्तर में तो तीन पर्वत श्रेणियाँ या विंध्य पर्वत पाया जाता है। अब एक ही पॉइंट है, विंध्य पर्वत पूरी तरीके से मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है विंध्य पर्वत भैया? मध्य प्रदेश में पूरी तरीके से, ठीक है। अच्छा, विंध्य पर्वत पूरी तरीके से मध्य प्रदेश। अच्छा, अब वो काम उसका विंध्य पर्वत हमने पढ़ लिया। हम पढ़ते हैं नर्मदा नदी, ठीक है। देखिए नर्मदा नदी, देखिए नर्मदा नदी नर्मदा नदी जो है यार, नर्मदा नदी यहाँ पे सप्तकुड़ा पहाड़ी पहले पढ़ लिया जाए, क्योंकि नर्मदा नदी देख रहे हैं यहाँ से निकल रही ना, तो उसके बारे में पॉइंट जानना होगा। देखिए पहले पढ़ते हैं हम सप्तकुड़ा। ये जो दिख रहे तीन पहाड़ी ना, ये सप्तकुड़ा पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? सप्तकुड़ा। हमने पहले ही बताया सप्तकुड़ा पहाड़ी। देखिए भैया, सप्तकुड़ा पहाड़ी का भाग थोड़ा सा गुजरात, फिर उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद मध्य प्रदेश। सबसे ज़्यादा भाग मध्य प्रदेश में पाया जाता है सप्तकुड़ा पहाड़ी का, फिर गुजरात में थोड़ा सा महाराष्ट्र में पाया जाता है यार। तो गुजरात, महाराष्ट्र और फिर यहाँ पे मध्य प्रदेश में हो जाएगा। अच्छा, सप्तकुड़ा पहाड़ी के अंतर्गत तीन पहाड़ियों को शामिल किया गया। तीन भाग है ना, एक भाग ये, एक भाग ये, एक भाग ये। तीन पहाड़ी दिख रहे हैं यहाँ पे। सप्तकुड़ा पहाड़ी के अंतर्गत तीन पहाड़ियों को शामिल किया गया। सबसे पश्चिमी जो श्रेणी है, इस सबसे पश्चिमी है ना, इसका नाम है राजपीपला। क्या नाम है? राजपीपला। अब यहाँ तो लिखना पड़ेगा हमें। ये तो हो ही गया है। देखिए सबसे पश्चिमी श्रेणी तुरंत लिखिएगा कि राजपीपला, ठीक है। राजपीपला लिख लीजिएगा थोड़ा। और फिर ये बीच वाला क्या है? महादेव। उसका क्या नाम? महादेव श्रेणी। राजपीपला श्रेणी, महादेव श्रेणी, मैकाल श्रेणी। महादेव श्रेणी जोड़ लीजिएगा, फिर मैकाल, ठीक है। सप्तकुड़ा पहाड़ी के अंतर्गत तीन पर्वत श्रेणियों को शामिल किया गया, राजपीपला, महादेव, मैकाल श्रेणी। अच्छा, राजपीपला जो है सबसे पश्चिमी श्रेणी है, और मैकाल जो महादेव श्रेणी है वो मध्य वाली श्रेणी है। अच्छा, जो आपकी मैकाल श्रेणी है वो सबसे पूर्वी श्रेणी है आपके सप्तकुड़ा पहाड़ी की। अच्छा,
सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। पूछा जाए सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए, आप याद रखिएगा धूपगढ़ नाम है उसका, जो यहाँ लिखा गया धूपगढ़। और धूपगढ़ किस चोटी पर स्थित है? धूपगढ़ बीच वाले पे, यानी आपके महादेव श्रेणी पे स्थित है। तो सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। और धूपगढ़ कहाँ स्थित है भैया? वो महादेव श्रेणी पे स्थित है, आपके महादेव श्रेणी यानी सतपुड़ा पहाड़ी के महादेव श्रेणी पे सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ स्थित है। ठीक है, एक पॉइंट हो गया। अच्छा, यहीं से जो है ताप्ती नदी निकलती हुई दिखाई दे रही है आपको ना। तो ताप्ती नदी कहाँ से निकल रही है? महादेव श्रेणी से निकल रही है, ये याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से तुरंत निकलती हुई दिखाई दे रही है। अच्छा, हमारे तीसरे मैकाल श्रेणी पे, मैकाल श्रेणी पे जो है एक चोटी है, उसका नाम है अमरकंटक चोटी। क्या नाम है? मैकाल श्रेणी पे एक चोटी है, उसका नाम है, वो चोटी मतलब ऊंचा, बहुत ऊंचा भाग। ठीक है, तो मैकाल श्रेणी पे एक चोटी है, उसका नाम है अमरकंटक चोटी। और अमरकंटक चोटी से दो नदियां निकलती, एक निकलती है आपकी नर्मदा, दूसरी निकलती है सोन नदी। तो देखिए, नर्मदा नदी यहाँ से निकली अमरकंटक चोटी, और सोन नदी भी यहीं से निकली, और यहाँ पे ये गंगा में बिहार के पटना के पास जाके मिल गई। और ये नर्मदा नदी जो है बहते बहते खंबात की खाड़ी में अपना जल अरब सागर में गिरा थी। तो सतपुड़ा पहाड़ी के बारे में हमने तीन बारे में, राजपीपला, महादेव और फिर मैकाल। महादेव पे सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ हमने पढ़ लिया। उसके बाद हमारे अपने इस मैकाल श्रेणी पे हमने देखा कि इस पे सबसे इसकी एक चोटी थी अमरकंटक चोटी। अमरकंटक चोटी से हमें नर्मदा नदी बहती हुई दिखाई दी और सोन नदी दिखाई दी। सोन नदी जो बिहार के पटना के पास जाके गंगा में निकली, और वहीं नर्मदा नदी जो है वो पश्चिम में बहते हुए जाके खंबात के खाड़ी में जल अपना गिराई। अब लिखिएगा, देखिए हमने पढ़ा प्रायद्वीपीय भारत के पठार का उत्तरी हिस्से का ढाल उत्तर की तरफ है। अब एक पॉइंट और जुड़िए, सतपुड़ा पहाड़ी के दक्षिण में, सतपुड़ा पहाड़ी के दक्षिण में प्रायद्वीपीय भारत का पठार का ढाल पूरब की तरफ हो जाता है। कहाँ हो जाता है? पूरब की तरफ हो जाए। सतपुड़ा पहाड़ी के बाद दक्षिण में जो प्रायद्वीपीय भारत का पठार का ढाल पूरब की तरफ हो जाता है। देखिए, ये नदियाँ जो बहती हुई पूरब की तरफ आ रही हैं, ये नदी भी बहती हुई पूरब की तरफ आ रही हैं। तो क्वेश्चन ये बनता है, तो हमें ये बताओ कि नर्मदा और तापी नदी क्यों पश्चिम में बह रही हैं? जब आप कह रहे हो कि सतपुड़ा पहाड़ी के बाद दक्षिण में जो है वो प्रायद्वीपीय भारत का ढाल पूर्व की तरफ हो रहा है, तो आप ये बताओ कि नर्मदा और तापी नदी क्यों पश्चिम में बहते हुए चली गई? तो देखिए, जैसे ये नदियाँ जो है वो भ्रंश घाटियों में बहती हैं। कहाँ बहती हैं? भ्रंश घाटियों में बहती हैं। हम समझा रहे हैं, देखिए नर्मदा, तापी और दामोदर, तीन नदियां हैं जो भ्रंश घाटी में बहती हैं। तुरंत लिखिएगा कि नर्मदा, तापी और भ्रंश घाटी अपनी जो है, नर्मदा, तापी और दामोदर नदी, ठीक है, अपनी भ्रंश घाटियों में बहती हैं। देखिए, अगर मान लीजिए कोई ज़मीन है, उसका ढाल इस तरफ है, ठीक है, ये यहाँ से मतलब यहाँ से पश्चिम है इसका, ठीक है, ये पश्चिम हो गया और ये पूरब हो गया। ढाल कहाँ भैया? ढाल तो ये पूरब की तरफ है। लेकिन हुआ क्या कि जो एक मतलब गहरी खाई बन गई इसमें, ठीक है, मान लीजिए यहीं से ये बन गई, तो भ्रंश बन गई, ठीक है। अब ये बताओ कि कोई नदी जब इसमें बहेगी तो वो जाहिर सी बात है पश्चिम में बहेगी। कोई नदी अगर इसमें बहेगी, इस मतलब गड्ढे खाई में बहेगी, तो वो जाहिर सी बात है कि हाँ ये पश्चिम में बह सकती है, भले ही ढाल पूरब की तरफ हो। जब कोई गड्ढे खाई में बह रही है तो वो जो पश्चिम में बह सकती है ना। तो यही हमने समझाया कि नर्मदा और तापी नदियां जो है वो गहरे खड्डे में बहती हैं, जिसे भ्रंश घाटी में बोला जाता है। इसीलिए जो है नर्मदा और तापी नदियां जो है वो इसके ढाल के विपरीत, जो प्रायद्वीपीय भारत का ढाल तो पूरब की तरफ है ना, लेकिन ये लोग इसके विपरीत बहते हुए पश्चिम में बह जाती हैं। तो इतना याद रखिएगा कि नर्मदा, तापी और भैया आपका ये दामोदर नदी जो है ये भ्रंश घाटियों में बहती है, ठीक है। अच्छा, तो नर्मदा हमने पढ़ लिया, सतपुड़ा हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब हम आते हैं पश्चिमी घाट पर्वत पढ़ते हुए, ठीक है। देखिए, लिखिएगा कि तापी नदी के मुहाने से शुरू होकर पश्चिमी तट के साथ साथ पश्चिमी घाट पर्वत का विस्तार है। तापी नदी के मुहाने से शुरू होता है और फिर पश्चिमी तट है ये आपका भारत का पश्चिमी तट, उसके साथ साथ में पश्चिमी तट के साथ साथ पश्चिमी घाट पर्वत का विस्तार है, और वहीं पूर्वी तट के साथ साथ पूर्वी घाट पर्वत का विस्तार है। अच्छा, पूर्वी घाट पर्वत और पश्चिमी घाट पर्वत केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में एक जगह पे मिल जाती हैं, जिससे नीलगिरी पर्वत का निर्माण हो जाता है।
जिससे नीलगिरी पर्वत का निर्माण होता है। नीलगिरी पर्वत के दक्षिण में अनामलाई पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी है? अनामलाई पहाड़ी। अनामलाई पहाड़ी के दक्षिण में कार्डामम या इलायची पहाड़ी है, जो कि केरल में है। कहाँ पे है? केरल में है। तो हमने पश्चिमी घाट पर्वत पढ़ा और पूर्वी घाट पर्वत हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आपका छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार ये वाला भाग ना, इतना जो दिखाई दे रहा ना, देखिए छोटा नागपुर पठार झारखंड व पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पे है? झारखंड व पश्चिम बंगाल में है। अच्छा, छोटा नागपुर पठार के से दो नदियाँ निकलती हैं। छोटा नागपुर पठार से दो नदियाँ निकलती हैं। एक नदी का नाम है दामोदर नदी। इस नदी का क्या नाम है? पहले नाम का दामोदर नदी। और दामोदर नदी अभी हमने बताया कि भ्रंश घाटी में बहती है। ठीक है, तो ये भी लिख लीजिएगा कि दामोदर नदी भ्रंश घाटी में बहती है। और दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार के बीचों बीच से होकर बहती है, मतलब मध्य से होकर बहती है। तो दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार के बीचों बीच से होकर बहती है। और वहीं स्वर्ण रेखा नदी भी दामोदर नदी से होकर बहती है। तो दामोदर नदी से कितनी नदियाँ बही? देखिए, छोटा नागपुर पठार से दामोदर नदी बही और स्वर्ण रेखा नदी बही। अच्छा, दामोदर नदी जो है वो उगली नदी में मिल जाती है। देखिए होता क्या है कि मतलब गंगा नदी शुरुआत होती है, वो जो है बांग्लादेश में जाती है। ये बांग्लादेश में जाने से पहले पश्चिम बंगाल में एक धारा इसकी नदी बह जाती है। उस नदी का नाम होता है उगली नदी। तो दामोदर नदी अपना जल जो है उगली नदी में गिराती है, ना कि गंगा नदी में गिराती है। ठीक है, दामोदर नदी अपना जल जो है उगली नदी में गिराती है। अच्छा, देखिए भारत में खनिजों की दृष्टि से सबसे, ठीक है, खनिजों की दृष्टि से सबसे जो है मतलब जो खनिज प्रदेश पाया जाएगा भारत में, वो जो है झारखंड या पश्चिम बंगाल में जो छोटा नागपुर पठार है वो होगा। ठीक है, कि मतलब सबसे ज़्यादा खनिज पाए जाने वाला जो स्थान है वो भारत में वो यही है। तो हमने ये पढ़ा कि छोटा नागपुर पठार जो कि खनिजों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट जगह है, इसीलिए इसे जो है भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। तो छोटा नागपुर पठार को क्या जाता है? भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है, क्योंकि सारे खनिज यहीं पे पाए जाते हैं। ठीक है, और इसका एक मतलब इम्पॉर्टेंट है जादूगोड़ा। ठीक है, जादूगोड़ा से क्या पाया जाता है? यूरेनियम पाया जाता है। तो ये बताओ कि जादूगोड़ा जो उत्खनन या जादूगढ़ जो खान है, जादूगोड़ा का खान है, वो किसके अंतर्गत आता है? जादूगोड़ा का खान वो छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत आता है। और जादूगोड़ा खान से भैया हमें यूरेनियम की प्राप्ति होती है। और जो छोटा नागपुर पठार है वो खनिजों के लिए बहुत ही उपयोगी जगह है, खनिजों के लिए बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट जगह, जहाँ से हमें बहुत सारे खनिज प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसीलिए जो है इसे भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। अच्छा, तो हमने पढ़ा ये। अब हम पढ़ते हैं जो है राजमहल की पहाड़ी। तो हमने राजमहल की पहाड़ी पहले ही पढ़ लिया है कि राजमहल पहाड़ी जो है वो आपके छोटा नागपुर पठार के उत्तर पूर्व में है ना, उत्तर पूर्व में तो है, उत्तर पूर्व में शुरू होता है, उत्तर पूर्व में राजमहल की पहाड़ी है। अच्छा, बीच में भाग में हमने पहले बताया अवतलित हो गया है, धस गया है। और फिर जो है मेघालय में 3 गारो खासी जयंतियाँ, और फिर असम में मेकिर रेंगमा हमने लिखा था पहले ही। अच्छा, गारो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक चोटी है। ठीक है, तो गारो की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताओ। मतलब यह है कि मतलब आप जो है राजमहल जो शिलांग पठार है। ठीक है, ये जो है शिलांग पठार के अंतर्गत आते हैं ये सब चीज़ें। ठीक है, कौन से पठार के अंतर्गत आते हैं? शिलांग पठार। लिख लीजिएगा तुरंत कि शिलांग पठार के अंतर्गत आते हैं ये 5 जो हैं। देखिए पूछा जाए शिलांग पठार का सबसे ऊंची चोटी का नाम बताओ, तो उसका नाम होगा नोकरेक। क्या होगा? नोकरेक हम लिख दे रहे हैं कहीं पे, आप लिख लीजिएगा नोकरेक। शिलांग पठार का सबसे ऊंची चोटी जो है नोकरेक है। ये किस पे स्थित है? ये भैया आपके गारो पे स्थित है। गारो पहाड़ी जो है ना उस पे स्थित है। तो हमने ये भी पढ़ा आपका जो छोटा नागपुर पठार, फिर हमने पढ़ा राजमहल पहाड़ी, फिर हमने शिलांग पठार को भी पढ़ लिया। अब हम देखते हैं दंडकारय पठार। देखिए दंडकारय पठार यहाँ पे है। दंडकारय पठार कहाँ पे पाया जाता है?
छत्तीसगढ़ या उड़ीसा, ठीक है। कहाँ पे भैया? दंडकारय पठार छत्तीसगढ़ या उड़ीसा में पाया जाता है। अच्छा, दंडकारय पठार का जो दक्षिणी भाग है, ठीक है, ये वाला भाग आधा, इसका मान लीजिए आधा भाग, आधा भाग, आधा भाग, ठीक है। दंडकारय भाग का जो आधा दक्षिणी भाग है उसे बस्तर का पठार बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उसे बस्तर का पठार बोला जाता है। क्या बोलते हैं? बस्तर, बस्तर का पठार बोला जाता है। और बस्तर का पठार से हमें टिन एसन मतलब किसकी प्राप्ति होती है? बस्तर के पठार से टिन की प्राप्ति होती है, एसन। तो बस्तर का पठार दंडकारय पठार का दक्षिणी भाग है, उससे हमें टिन की प्राप्ति होती है। और छोटा नागपुर पठार से हमें क्या उसके जादूगोड़ा खान से हमें जो है यूरेनियम की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। तो इतना लिखिएगा। अच्छा भैया, और कुछ इसमें है बताने लायक? देखिए एक बात और जो कि लास्ट जो है शायद, देखिए इस वीडियो का, देखिए भैया, पश्चिमी घाट के पूर्व में, पश्चिमी घाट के पूर्व में, पूर्वी घाट के पश्चिम में, मतलब ये वाला बीच, ये वाला भाग, ठीक है। और वहीं सतपुड़ा पहाड़ी के बीच का भाग, जितना हम ये इंडिकेट कर रहे हैं उतना देखिए, देखिए ये वाला भाग दिखाई दे रहा है, इंडिकेट वाला भाग, इतना मान लीजिए, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं दक्कन का पठार, ठीक है। दक्कन का पठार, दक्कन पठार, ठीक है। दक्कन पठार कहाँ भैया? दक्कन पठार पश्चिमी घाट के पूर्व में, पूर्वी घाट के पश्चिम में, सतपुड़ा पहाड़ी के दक्षिण में, इतने भाग को दक्कन का पठार बोला जाता है। दक्कन के पठार के अंतर्गत ही दंडकारय का पठार आता है। दक्कन पठार के अंतर्गत ही दंडकारय का पठार आता है। अच्छा, और दक्कन के पठार की कुछ ऊंची चोटियां हैं, वो लिख लीजिएगा, बार बार क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। दक्कन के पठार के अंतर्गत कुछ चोटियां हैं, उनका नाम लिख लीजिएगा, जो कि काफ़ी बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए, एक आपकी अजंता पहाड़ी, ठीक है। कौन सी पहाड़ी? अजंता पहाड़ी। दूसरा हरिश्चंद्र पहाड़ी। तीसरा है आपका जो है हरिश्चंद्र के बाद में एक होता है गबिलगढ़ पहाड़ी। कौन सा? गबिलगढ़ पहाड़ी। तो हमने बताया अजंता पहाड़ी, हरिश्चंद्र पहाड़ी, गबिलगढ़ पहाड़ी। अच्छा, और चौथा है बालघाट पहाड़ी। कौन सा? बालघाट पहाड़ी। देखिए, अजंता पहाड़ी, हरिश्चंद्र पहाड़ी, बालघाट पहाड़ी, गबिलगढ़ पहाड़ी, और ये चारों के चारों आपके महाराष्ट्र में। कहाँ पे हैं? महाराष्ट्र में, जो कि दक्कन के पठार के अंतर्गत आते हैं। तो दक्कन के पठार के अंतर्गत आने वाले जो चोटी या शिखर हैं, वो जो है अजंता पहाड़ी है, आपके अजंता पहाड़ी है, और फिर गबिलगढ़ है, बालघाट है, और हरिश्चंद्र पहाड़ी, ये चारों महाराष्ट्र के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए, हमने आज जितना भी समझा, ठीक है, मतलब जितना जनरल हो सकता था इस बारे में, मतलब हल्की सी जानकारी, उतना हमने ले लिया। थोड़ा थोड़ा हमने डिटेल माध्यम में पढ़ने की कोशिश की है इसको, और अगले नेक्स्ट वीडियो में हमें और ही डिटेल के माध्यम से इसे पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। इसे काफ़ी अच्छे से देखने की ज़रूरत है यार, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं, नदियाँ भी हैं, और फिर पठार भी हैं, इसी में पहाड़ी भी है, इसी में सबसे ऊँची चोटी भी है। तो इसे आपको आसानी से और आराम से पढ़ना है, और 2-3 बार पढ़ना है, ठीक है। और हर एक चोटी, हर एक सब कुछ, जैसे यहाँ पे गारो की सबसे ऊंची चोटी या शिलांग पठार की सबसे ऊंची चोटी नोकरुक थी, हमने बताया। यहाँ पे जो आपकी सतपुड़ा पहाड़ी के महादेव की सबसे ऊंची चोटी थी आपकी धूपगढ़ चोटी, और फिर इसकी सबसे ऊंची चोटी आपके मैकाल की अमरकंटक चोटी है। अमरकंटक चोटी से 2 नदियाँ निकली, सोन नदी और फिर आपकी नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, और फिर आपकी तीसरी जो है दामोदर नदी। ये जो है तीनों भ्रंश घाटियों में बही भैया। अच्छा, फिर हमने इसको भी पढ़ा, अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर कहाँ भी है? गुरु शिखर आपके राजस्थान में है। बहुत कुछ जानने की ज़रूरत है यार, और इसे 2-3 बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अच्छा, नीलगिरी पर्वत, अनायामलाई, कार्डामम, इलायची पहाड़ी, सब कुछ आराम से पढ़ लीजिएगा, काफ़ी 2-3 बार पढ़ लीजिएगा यार। फिर अगला नेक्स्ट वीडियो देखिएगा तो काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। और वैसे आज मेरी आवाज़ कुछ ख़राब थी, क्योंकि गला मेरा कुछ ख़राब है यार, तो उसके लिए हम सॉरी। और अब मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ यार सब्सक्राइब माई चैनल।